गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सेलरेशन तक पढ़ा था। इस क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज फोर्स। वी डिस्कस अबाउट दिस टर्म फोर्स। व्हाट इज फोर्स? व्हाई वी नीड फोर्स? ओके, टू डू एनी वर्क, कोई भी अगर हमको काम करना हो तो उसके लिए जो एक्शन रिक्वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स। अगर हमको कोई वर्क करना है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है, स्ट्रक्चर चेंज करनी है, साइज चेंज करना है या उसकी मोशन में कोई चेंजमेंट लेकर आना है, तो हम उसके लिए जो एक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फोर्स। ओके, सो टू डू any work the applied reaction is known as, ठीक है, known as force। ओके, अब हम आपकी बुक की डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है? पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट विच चेंज साइज, शेप, स्टेट और स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन फोर्स। इज नॉन फोर्स। फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था। न्यूटन ने ही इसे एक्सप्लेन किया कि फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर मैं बोल रहा हूं अभी तो मैं मेरे माउथ से क्या लगा रहा हूं? फोर्स। अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरे हैंड से क्या लगा रहा हूं? फोर्स। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, चाहे चीज को उठा रहे हो, चाहे चीज को रख रहे हो, चाहे बोतल का ढक्कन खोल रहे हो, बोतल का फ्रिज ओपन कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ force is Newton, represented by N. Okay, represented by N. Okay, so there are two type of forces. अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इससे पहले हम देख लेते हैं, इट इज अ, ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके टाइप्स को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ वेक्टर। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ वेक्टर से। ओके, अब हम आते हैं फोर्स के टाइप्स पर कि फोर्स के क्या टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स कितने टाइप का होता है? ओके, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, force is divided into two parts। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है बैलेंस्ड फोर्स और सेकंड होता है
नॉन बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। या तो नॉन लिख दीजिए या फिर आप क्या लिख सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं क्या, बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस फोर्स को डिफाइन करने से पहले एक बार समझ लेते हैं हम बैलेंस फोर्स क्या है। लेट अज्यूम ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इधर से और एक फोर्स लगा रहे हैं इधर से, मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, नहीं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर दो या उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। ओके, इफ टू और more than two forces applied on an object and it does not change its position or state. Okay, then these forces are known as बैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब इनका मैग्नीट्यूड तो कैसा होगा, सेम, और डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। सो these force has same magnitude but opposite direction, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m। अगर मैं एक फोर्स F1 इस तरफ अप्लाई कर रहा हूं और एक फोर्स F2 इस तरफ अप्लाई कर रहा हूं और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल। तो F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के, लेकिन किसका साइन आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन इस तरफ, एक उस तरफ, ठीक है। तो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो हमने पढ़ा बैलेंस फोर्स। अब हम देख लेते हैं अनबैलेंस फोर्स। ओके, so next point is unbalanced फोर्स का मतलब क्या है, हम इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर एक फोर्स तो इधर लग रहा है और एक फोर्स किधर लग रहा है, इधर। लेकिन एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा। डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज्यादा। तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, पहला केस। सेकंड केस, ये इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी किधर लग रहा है, इधर। ऑपोजिट डायरेक्शन में ना होकर कैसी डायरेक्शन में आ जाए, सेम डायरेक्शन में, तो भी आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ओके, सो इफ टू और मोर देन टू forces
on an object and it changes its position or state, then these forces are known as non-balanced या unbalanced force. ओके, non-balanced या फिर मैं बोलूं unbalanced force. ओके, अब इसकी केस देखते हैं. केस फर्स्ट. magnitude not same डायरेक्शन क्या होगी आपकी ऑपोजिट. मैग्नीट्यूड नॉट सेम और डायरेक्शन आपकी क्या होगी ऑपोजिट. मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट, इस पर F1 लग रहा है और F2 लग रहा है और F1 की वैल्यू F2 से क्या है ज्यादा, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा. ठीक है. केस सेकंड. जब डायरेक्शन कैसी हो सेम, और मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कह सकते. मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है. F1 और F2 ये दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई सेम, तब भी ये इधर की तरफ मूव करेगा. ठीक है. तो ये तो थे हमारे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स. अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके. So next very important topic is न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इसमें 3 लॉ दिए. फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है. लॉ ऑफ इनर्शिया. तो सबसे पहले हम समझते हैं इनर्शिया क्या होता है. ओके. इनर्शिया का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. लेट अस अज्यूम ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है. ठीक है. और ये मैं इसको हटाने का प्रयास करूं, हटाने की कोशिश करता रहूं. जैसे आप सुबह सो रहे हैं, इनमें से आप सुबह सो रहे हैं और आपको कोई उठाने की कोशिश करे, तो आप क्या खुशी से उठ जाते हैं? नहीं. आप उसे मना करते हैं कि आप थोड़ी देर और सोना है, थोड़ी देर और सोना है. या कुछ भी ऐसी चीज है, एक मोटे से पत्थर को आपने उंगली लगाई तो क्या वो सरक गया? नहीं, वो सरकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन में चेंजमेंट चाहता ही नहीं है. वो अपने अंदर चेंजमेंट चाहता ही नहीं है. तो हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर चेंजमेंट का अपोज करता है. ठीक है. सो इट इज द प्रॉपर्टी of an object. It is the property of an object okay, to resist the changement in its position or
स्टेट। ये ऑब्जेक्ट चाहता ही नहीं कि इसकी पोजीशन और स्टेट में कोई चेंजमेंट हो, तो ये अपने चेंजमेंट का हमेशा अपोज करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी पर बेसिस की क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if an object is in rest position, then it wants to stay in rest or is in moving position, then it wants to stay in moving until an external force applied on it। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हम इसका मतलब समझते हैं। आपने पानी की बोतल को टेबल पे रख दिया, ठीक है, पानी की बोतल को टेबल पर रख दिया, तो वो कब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम उसको ना हटा दें। वो अपने आप वहां से नहीं हटेगी, या ऐसा नहीं होगा कि उसके पैर उगेंगे जी वो जाकर सिंक में जाके बैठ गई या फ्रिज में जाके बैठ गए। ठीक है, तो वो कब अपनी पोजीशन चेंज करेगी? जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो वो कब तक चलते रहना चाहेगी? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक कि उसका पेट्रोल खत्म ना हो। जैसे ही उसका पेट्रोल खत्म होगा वैसे ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो ब्रेक वाला है वो लगना चालू हो जाएगा और फाइनली वो रुक जाएगी। अगर मैं उसके अंदर अनलिमिटेड पेट्रोल रखूं तो वो हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये लो क्या कहता है? ये लो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या फिर मूविंग पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। अब इसके एग्जांपल्स काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, प्रैक्टिकली जैसे आपके पास एक गीला तौलिया टॉवल है, ठीक है, या एक ऐसा कपड़ा है जिसमें डस्ट भरी हुई है और आप उसको जोर से झटका देते हैं। ठीक है, जोर से झटका देते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में रह जाते हैं और कपड़ा आगे ऊपर नीचे चला जाता है। डस्ट पार्टिकल तो उसी में रह जाएंगे, ठीक है, और या वाटर पार्टिकल तो उसी हवा में ही रह जाएंगे और कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। या फिर मैं आपको बोलूं कि आप एक पेड़ को हिला रहे हैं तो पेड़ के पूरा सेक्शन तो हिलेगा लेकिन फल नहीं हिलेंगे, क्योंकि फल पर तो फोर्स लगा नहीं है। तो फल टूटकर कहां चले जाएंगे? नीचे। ठीक है, फल टूटकर कहां गिर जाएंगे? नीचे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? एग्जांपल फर्स्ट, fruit drops down while shaking the tree। अभी हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया है? जब फ्रूट गिर जाएंगे, कब? जब हम वाटर को हिलाएंगे, शेक करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये इसे कहा जाता है चेंजमेंट इन
मोमेंटम, चेंजमेंट इन मोमेंटम। तो पहले हम समझ लेते हैं मोमेंटम क्या है, ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम समझ लेते हैं। मैंने माना ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कैसी है v। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, ओके, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, मींस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ओके। इफ an object of mass m is moving with velocity v, then product of mass and velocity is known momentum, ठीक है। It is represented by p, it is represented by p, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम किसका साइन लगा देते हैं, एरो का। सो मोमेंटम p इक्वल टू क्या हो गया, mv, ये इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंटम का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है तो मास इनटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा, मोमेंटम, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, तो p इक्वल टू mv। अब हम आते हैं इसके स्टेटमेंट पर, ये तो हमने पढ़ ली मोमेंटम की डेफिनेशन। अब हम आते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या होता है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if an object of mass m is moving with momentum p vector, then अप्लाइड फोर्स, अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाइड करें, अप्लाइड ऑन इट इज ऑलवेज proportional to चेंजमेंट इन मोमेंटम। इसका मीन्स क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट मास m, वेलोसिटी v और मोमेंटम हो गया m, ये मूव कर रहा है और हम इस पर कोई भी एक फोर्स अप्लाई करें f, ठीक है, तो हम उस पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ही जल्दी रुकेगा, या जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में उतना ही ज्यादा चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर फोर्स F किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोमेंटम में चेंजमेंट के, मोमेंटम में चेंजमेंट के। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी भी पढ़ा
फोर्स F किसके प्रोपोर्शनल है, dp अपॉन dt। ओके, अभी अभी हमने मोमेंटम का भी फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है mv। mv कहां पर कर देते हैं, p की जगह, तो F प्रोपोर्शनल टू d mv अपॉन dt। और मास इज कांस्टेंट, मास को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो m उत्तर कहां आ जाएगा, बाहर, तो यहां से सेक्शन बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन dt। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन dt। हमने कल एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन a क्या होता है, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt की जगह क्या पुट कर देंगे, a, f इसके प्रोपोर्शनल आ गया m a के, और यही हमारा क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट ले आते हैं k, और k की वैल्यू को हमने कितना मान दिया, एक किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगा, तो f इसके इक्वल आ गया m a के, f किसके इक्वल हो गया, m a के। यहां पर आ गया, यहां से हमको क्या मिला, applied force is equal to product of mass and acceleration। जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाता है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोबारा देख लेते हैं। F किसके प्रोपोर्शनल है, dp अपॉन dt। P का हमने में भी फॉर्मूला पढ़ा, mv पुट किया, मास कांस्टेंट होता है तो उत्तर कहां जाएगा, आगे, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन a, तो dv अपॉन dt की जगह क्या पुट कर दिया, a, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, a। तो F इक्वल टू k, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट ले आए k, और k की वैल्यू कितनी मान ली, 1, तो F की वैल्यू क्या हो गई, m a। ये होता है इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है, पेपर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक बार हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अब अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, ए, और किस पर लगा रहा है, बी पर। जब ए बी पर फोर्स लगाएगा तो ठीक उसी टाइम बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा बट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट। और अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो ये इसको आगे सरका देगा। ठीक है, एक एक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। According to this law, each action has a reaction which is equal in magnitude but opposite in direction.
और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट applied a force on other object, then on same time other object applied same force on it in opposite direction. ठीक है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट आपके पास हो गया बी, इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं। अब ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ठीक उसी टाइम ए पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी ए के, लेकिन किसका साइन आएगा, माइनस का, और माइनस का साइन किसको शो करता है, ऑपोजिट। ठीक है, अब इसके क्या एग्जांपल्स बनते हैं, इसके एग्जांपल्स बनते हैं जब आप गन से कोई बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंधे पर पीछे की ओर झटका लगता है। उसका रीजन क्या है, जब आप बुलेट फायर कर रहे हैं तो गन बुलेट पर आगे की तरफ फोर्स लगा रही है और एक्शन रिएक्शन से बुलेट गन पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ, तो आपको झटका किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है, आप अगर किसी बोर्ड से कूद रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, ठीक है, तो बोर्ड आप पर फोर्स लगा रही है आगे की तरफ और आप बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, तो बोर्ड कहां चली जाएगी, पीछे। जब किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट नीचे की तरफ एयर छोड़ता है जो कि अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, उसके रिएक्शन में अर्थ उस पर एक फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, तो रॉकेट कहां जाता है, ऊपर। ठीक है, आज हमने फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स के टाइप्स पढ़े और 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम चेंजमेंट इन मोमेंटम कहते हैं, और थर्ड पढ़ा हमने एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ठीक है, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स करके या मैसेज करके। थैंक यू।